Okay, so we're resuming. So this is the second session of solving the past paper. The past paper is specimen paper 2A. All right, so write the pseudocode statement to change the correct algorithm to output all numbers between 100 and 200 inclusive. We have to write down a pseudocode statement, change the corrected algorithm to output all numbers between 100 and 200 inclusive. Inclusive का मतलब कि 100 और 200 भी आउटपुट होगा. तो क्या ना पूरा प्रोग्राम दोबारा नहीं लिखना, खाली एक वाली कंडीशन दोबारा लिखनी है. ये वाला पार्ट दोबारा लिखना है, ये वाला, दिस वन, इस वाले पार्ट को दोबारा लिखना है आपको. ठीक है, तो इफ की कंडीशन कैसे लगाओगे? इफ, यार बता दो, तुम भी बता दिया करो कभी. इफ नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100 एंड नंबर less than is equal to 200, then output is there, output number. That's it. इस तरह से आपका क्या होगा कि 100 और 200 के अंदर इंक्लूसिव, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू लिख दिया, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया. सिंपल, दो नंबर, इजी पीजी. ठीक है, so that was the B part of question number 5. Let's move on to the next question. That is question number 6, the logic gates. Let's solve this question quickly. सबको आता है, सबको बहुत आसान लगता है. So A and B, A और B के बीच में एंड गेट बनेगा. फिर भी इसको सॉल्व करो, फिर भी प्रैक्टिस करो, हमेशा सीख लेना अच्छा होता है. ठीक है, मेरी यहाँ पे ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं होने वाली क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज कर रहा हूँ. आप अच्छी ड्राइंग यूज कीजिएगा. So A और B आपस में एंड हो गए, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया. Let's move to this part. A and not C. B और C के दरमियान एंड है. B जो है वो एज इट इज आ रहा है, लेकिन C को वो कह रहा है कि पहले करो नॉट, दिस इज द नॉट गेट, और इस तरह से एंड कर. सो वी ऑल नो दिस, दिस इज एंड का सिंबल, एंड का सिंबल, नॉट का सिंबल, दोनों बन गए, दोनों लास्ट में हो रहा है, और दिस इज ऑल का सिंबल. बेटा वो बच्चे जिनको लॉजिक गेट्स बिल्कुल ही नहीं आते अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए हमारी कपल ऑफ वीडियोस है, आप उसको पहले देखिए फिर इधर आ जाए, फिर आप इस पोजीशन पे होंगे कि सॉल्विंग पास्ट पेपर्स हमारे साथ करें. ठीक है, तो this is how we will going to solve this equation and turn it into a circuit in this specific given area. Easy peasy. Complete the truth table from the given logic expression. हमें उससे जो है लॉजिक एक्सप्रेशन के साथ वर्किंग स्पेस भी यूज करना है. हम A एंड B पहले कर लेते हैं. A एंड B, बेटा सबको पता है A एंड B के अंदर क्या होता है? बेटा A एंड B, एंड गेट क्या करता है? अगर दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 होगा, वरना 0. आउटपुट इज 1 ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर 1. A और B को देखेंगे, इसको आपस में एंड करेंगे. तो यहाँ पे देखो, देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, देखो सिर्फ यहाँ और यहाँ पे A B 1 1 है, 1 आएगा. यहाँ और यहाँ पे 1 1 है तो 1 आएगा. बाकी हर जगह पे आ जाएगा 0. A B को एंड किया, जहाँ पे दोनों 1 थे, आउटपुट 1 कर दिया. एंड लॉजिक. उसके बाद we have next which is, इसके लिए हमें C नॉट चाहिए होगा, पहले C नॉट कर लेते हैं, नॉट C लिख देते हैं इसको. नॉट C सिर्फ इन्वर्ट कर देते हैं सिंपली. C यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, C यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे. आप समझ गए होंगे, सिंपली इन्वर्ट करके लिख देंगे. नॉट C हो गया, बिल्कुल शायद, टोटली एग्री, x इज इक्वल टू 0. अच्छा, ऑलराइट, नॉट C. उसके बाद अब इस वाले गेट को सॉल्व करते हैं. इसकी इक्वेशन क्या थी? इसकी इक्वेशन थी कि आपने B एंड नॉट C करना है. B को एंड करना है नॉट C के साथ. इसका मतलब पेपर में भी ये काम कर लीजिएगा कि आपको B को एंड करना है नॉट C के साथ. इन दोनों कॉलम्स को आपस में आपने एंड करना. एंड में क्या होता है? दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगा. यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे 0. ठीक है, क्योंकि एंड गेट है तो पहले वंस को ढूंढ लो. बेटा मैं ये कह रहा था कि B और नॉट C को एंड कर रहे हो तो हमें यहाँ पे और यहाँ पे 1 मिला. ओके, और हमें मिला यहाँ पे और यहाँ पे 1, बाकी सारे हो गए 0. अक्सर ये भी देखा गया कि जब आप एंड कर रहे होते हो तो दो ही जगह पर 1 आ रहा होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, अक्सर देखा गया, समटाइम डिफरेंट सिनेरियो भी हो सकता है.
ऑलराइट बेटा, लास्ट में क्या था? लास्ट में ये था कि आपको इसको और करना था इसके साथ। तो बेटा हम ए एंड बी, बी एंड नॉट सी को आपस में करेंगे। और में क्या होता है, कोई सा भी इनपुट वन होगा आउटपुट वन होगा। मतलब 0 0 तो 0 होगा, 0 0 भी 0 होगा, यहाँ पे 0 1 है, 1 हो जाएगा। 0 1 0 0 अगेन 0 0 0, बहुत सारे जीरो हो गए यार ये तो। 0 0, फिर यहाँ पे एक बार फिर 0 0, ये 1 1, और में कोई सा भी वन हो दोनों वन हो, बहुत अच्छी बात है। 1 0, दिस विल बी द फाइनल आउटपुट। दिस इज हाउ यू क्रिएट द ट्रुथ टेबल आउट ऑफ ए लॉजिक सर्किट। ज्यादा तुम सही कह रहे हो यार, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ डबल शॉट की कैटेगरी में, वहीं से इसको देख लेना। बहुत फन वे के अंदर हमने इसको सॉल्व किया है, एरियाज को एक्सप्लेन करते हुए, ट्रेस करते हुए, सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट क्वेश्चन। फ्लो चार्ट का क्वेश्चन मस्त है, आता है, तो वो क्वेश्चन आप बबल शॉट से जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, डू नॉट मिस इट आउट। उसके अंदर मैंने प्रॉपर इस क्वेश्चन को करवाते हुए 40 to 45 मिनट्स लिए हैं, तो ठीक है, साहब मस्ट डू। सो आई एम मूविंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। The programmer has written an algorithm to check the prices are less than 10. The programmer has written an algorithm to check that prices are less than 10. These values are used as test data. Okay. State why each value is chosen as a test data. उसने देखो, एक उसने एक लिमिट सेट की हुई है $10 की। एग्जैक्टली $10 अगर वैल्यू, एक प्रोग्राम बना हुआ है, वो कह रहा है कि जो प्राइस $10 होनी चाहिए। एग्जैक्टली अगर तुम $10 की वैल्यू डाल के चेक करोगे ना, उसको बोलेंगे ये जो है बाउंड्री डेटा है या एक्सट्रीम डेटा। तब सुन रहे हो ना, $10 की मेरी जो है वो एग्जैक्ट जो है वो लिमिट है। अगर मैं एक ऐसी वैल्यू डालता हूँ जो कि एक्सेप्ट होनी चाहिए, मतलब जो मैं उसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ 9.99 या 9.8 या 9 या 8, तो ये क्योंकि रेंज के अंदर आ रही है, लिमिट के अंदर आ रही है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल डेटा। ये दूसरी चीज हो गई, तीसरी टाइप हो गई टेस्ट डेटा। 10 मेरी लिमिट है। अगर मैं इनपुट कर देता हूँ 11 या 12, ये जानबूझ के नंबर्स के बजाय अल्फाबेट्स लिख देता हूँ, TN10 लिख देता हूँ रेस्पॉन्स, वो चीज क्या कहलाएगी? वो चीज कहलाएगी एबनॉर्मल डेटा। लेवल इज 10, तो बेटा 10 ये कहलाएगा बाउंड्री डेटा, जिसको हम समटाइम एक्सट्रीम डेटा भी कहते हैं। ठीक है, 9.99 ये विद इन द रेंज है, तो उसको बोलेंगे ये नॉर्मल डेटा। ठीक है, और TN10 ऑफ कोर्स उसको सिर्फ डिजिट्स चाहिए कि TN10 किसी ने लिख के इनपुट कर दिया, तो ये कहलाएगा एब नॉर्मल डेटा। ये रिजेक्ट होना चाहिए, इसके ऊपर एरर आना चाहिए, तो ये कहलाएगा एब नॉर्मल डेटा। ये 3 टाइप ऑफ डेटा हमारे पास मौजूद हुआ करते हैं। सो ठीक है बेटा, रेंज कुछ भी हो सकती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल और एक्सट्रीम डेटा के लिए और क्वेश्चंस भी हैं। आई एम वेरी होपफुल कि जो स्पेसिमेन पेपर बी है वो उसको एज अ होमवर्क के तौर पे लोगे। ए तुम सक्सेसफुली आज कंप्लीट करेंगे, बी को तुम लोग कल कंप्लीट करोगे। सही है। एक्सप्लेन व्हाई अ प्रोग्राम माइट नीड टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। बेटा अभी एकदम नॉर्मल एबनॉर्मल एक्सट्रीम डेटा से वो मैं लेके चला गया, जंप करवा के ले गया फाइलिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ, टेक्स्ट फाइल्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैंने हालांकि फाइलिंग वाला पार्ट करवाया हुआ है तुम लोगों को, अगेन रिकॉर्डिंग के अंदर भी मौजूद है, उसको भी तुम देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे दोबारा इसको एक दफा रिफ्रेश करवा दूं। डेटा स्ट्रक्चर्स, वेरिएबल्स या एरेज, ये डेटा को होल्ड करते हैं ओनली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। But if you want to save the data on your secondary storage, so you can use it later the next day as well. For example, you're playing a game and you wanted to save your game and you want to continue from the same level next day, तो तुम्हारी जो गेम सेव होगी हार्ड ड्राइव के ऊपर या सेकेंडरी स्टोरेज पे, स्मार्टफोन में, लैपटॉप पे, पीसी पे, SSD पे, किसी पे भी सेकेंडरी स्टोरेज पे, तो वो probably text file की फॉर्म में स्टोर होगी। So text file stores the data permanently on secondary storage. Explain why a program might need to store the data in text file. So data can be saved permanently on secondary storage, secondary storage device. Hence, data
can be used later even if the system is turned off. ठीक है, तो बेटा आपने सारे पॉइंट मेंशन कर दिया, आपने सेव परमानेंटली मेंशन कर दिया, आपने सेकेंडरी स्टोरेज मेंशन कर दिया, और आपने ये भी मेंशन कर दिया कि अगर जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा तो सिस्टम लैपटॉप आपका आप उसको बंद कर दोगे, अगले दिन अगर दोबारा ऑन करोगे तो आप उस डेटा को यूज कर सकते हो। आपने तीनों पॉइंट्स मेंशन कर दिए, 4 पॉइंट हो गए लेकिन तीनों पॉइंट्स। अगेन इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर के जो आंसर्स है उसको मैं अक्सर बच्चों को कहा करता हूँ कि कीवर्ड्स का गेम होता है। सेव परमानेंटली, सेकेंडरी स्टोरेज, turned off, system turned off, use later। तो एग्जामिनर से जल्दी जल्दी दो तीन चीजें देखेगा और आपको पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं घुसता, आपके अगर कॉन्सेप्ट वैसे भी ठीक होगा तो आपके कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली वहां पर मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 10, एवरीवन, सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। ऑलराइट, 2 घंटे का पेपर है और मेरे ख्याल में अभी हमें 1 घंटा भी नहीं हुआ, दिस इज रियली नॉइस। सही है, तो आप अभी तो मैं समझा समझा के कर रहा हूँ, आप जब खुद सॉल्व कर रहे होंगे तो इमेजिन करें हम कितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। फंक्शन कन्वर्ट टू सेंटीमीटर, फंक्शन का नाम है कन्वर्ट टू सेंटीमीटर, यहाँ भी बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। ठीक है, फंक्शन मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन मैंने सब रूटीन्स के पार्ट में करवाया था लेकिन दोबारा कर लेते हैं। फंक्शन कन्वर्ट टू सेंटीमीटर, ब्रैकेट के अंदर एक पैरामीटर का नाम लिखा हुआ है और उस पैरामीटर की डेटा टाइप बताई हुई है। ठीक है, और क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन रिटर्न्स भी करता है, तो रिटर्न कर रहा है रियल वैल्यू। तो ये फंक्शन की पूरी उसने हेडर, ये फंक्शन का हेडर कहलाता है, सब रूटीन का हेडर, फंक्शन का हेडर। तो फंक्शन का नाम कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, उसका ब्रैकेट के अंदर हमेशा जब भी लिखा होगा इसके पैरामीटर्स होंगे। समटाइम ब्रैकेट खाली भी होता है, उसका मतलब होता है कोई पैरामीटर नहीं है। समटाइम ब्रैकेट के अंदर 2-3 पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे सिर्फ इंचेस डॉट डॉट रियल एक पैरामीटर लिखा हुआ है और रिटर्न डेटा टाइप रियल। ऑलराइट, the one box which accurately describe the use of the variable inches parameter। ठीक है, तो बेटा इसको इस तरह से देख लीजिएगा, आसान है, आपके सिलेबस में सब रूटीन्स का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। चलिए जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स आई बिलीव द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बेटा डेटाबेस का एक पूरा टेबल दिया हुआ है बना के बहुत बड़ा सा। ठीक है, और इस टेबल आप डेटाबेस वाले टॉपिक के अंदर आपको पता होना चाहिए, ये टेबल का नाम है। इन चीजों को हम कहते हैं एट्रीब्यूट के नेम्स। ठीक है, ये एट्रीब्यूट नेम्स कहलाते हैं। फिर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इस डेटाबेस के टेबल के अंदर आपके पास कितनी रोज हैं। रोज बेसिकली आर फॉर रो, आर फॉर रैकेट, आर फॉर रो, आर फॉर रैकेट। Rows are known as rackets in the database. So we have 1, 2, 3, 4, 5. Keep counting. I don't know. You can count and tell me how many rackets are there in the database. Have they asked us state the number of rackets, or we have to count? All right. So we have to count. काउंट करना पड़ेगा, किसी बच्चे ने अगर काउंट किया हो तो मुझे बता सकता है। थैंक यू सो मच। आई हैव 20 रैकेट्स, वी हैव 20 रैकेट्स इन द डेटाबेस। किसी और को कंफर्म ना हो तो वो काउंट कर सकता है। 20 रोज है एट्रीब्यूट नेम्स को छोड़ के, 20 रैकेट्स हैं डेटाबेस के अंदर। गिव द नेम ऑफ फील्ड दैट कुड बी यूज्ड फॉर द प्राइमरी की। फील्ड, बेटा ये फील्ड्स हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड्स, 7 एट्रीब्यूट्स। फील्ड्स एट्रीब्यूट्स एक ही चीज को कहते हैं, कॉलम एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स एक ही चीज का नाम है। रैकेट्स, रोज, टपल एक ही चीज का नाम है। इसको पहले लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में किसी जगह में। सो किस वाले कॉलम को, किस फील्ड को, किस एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बनाना चाहोगे? आई बिलीव कैट नंबर को, कैट CAT, कैट NO, नो, कैट नो को आप बनाओगे। सो क्योंकि वी नो द रीजन ऑफ चूजिंग इट एज अ प्राइमरी की इज बिकॉज वी आर श्योर दैट इज ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी यूनिक। ठीक है, थैंक यू सर। ये हमेशा यूनिक होगी। प्राइमरी की का पर्पस क्या होता है? व्हाई एक्सप्लेन प्राइमरी की। प्राइमरी की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनी record uniquely in the database। ये चीज भी पता होनी चाहिए। ऑलराइट, सो प्राइमरी की हमेशा उस कॉलम को चूज करेंगे जिसमें हमें मेक श्योर होगा कि उसमें डेटा रिपीट नहीं हो रहा ऊपर से लेके नीचे तक, कोई चीज दोबारा नहीं आ रही। दोबारा आने का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे हम अगर जॉनरा को पिक करते हैं तो देखो एक्शन एक्शन बाद में आ रहा है, जॉनरा 2 के अंदर भी चीजें रिपीट हो रही है, ब्लू रे के अंदर भी। You got the point। रोल नंबर, आईडी कार्ड नंबर, एम्प्लॉय नंबर हमेशा यूनिक होता है डेटाबेस में, उसको प्राइमरी की के तौर पे लेते हैं। गिव द नेम ऑफ द फील्ड कैट नंबर। State the reason for choosing the field for the primary key. Data is unique. No data repetition. ठीक है,
in the field. खाली नो डेटा रिपीटेशन लिख दोगे, डेटा यूनिक लिख दोगे तो भी चलेगा. Okay, complete the table to identify the most appropriate data type for each of the field based on the data shown in the database table. ऊपर जो दिया. cat number का database क्या होगा? Combination of alphabets and numbers है. Title के अंदर सिर्फ alphabets है. Genre के अंदर भी सिर्फ alphabets है. Blu-ray के अंदर yes no है. DVD streaming yes no, इसका मतलब ये boolean होगा. So ये तीनों तो हो जाएंगे boolean. बाकी इन चारों को हम बोलेंगे varchar, क्योंकि अब हम सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वाली क्वेरी अप्लाई करेंगे ना. तो टेक्स्ट डेटा को, स्ट्रिंग डेटा को आप varchar बोलोगे डेटाबेस के अंदर. ठीक है, दोबारा बता रहा हूं बेटा, स्ट्रिंग डेटा, टेक्स्ट डेटा को आप डेटाबेस के अंदर varchar बोलोगे. सो कैट नंबर varchar, टाइटल varchar, किसी बच्चे ने टेक्स्ट पे लिख दिया तो भी चलेगा. जॉनरा varchar और स्ट्रीमिंग boolean. ठीक है, सो दीज आर द डेटा टाइप्स. सबसे मशहूर क्यूरी सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वाली क्यूरी बेटा, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय, ये तो मैं वैसे ही याद है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय. तो ऑलरेडी क्यूरी लिखी हुई है सिलेक्ट, यहाँ पे फ्रॉम मिसिंग है तो हम बड़े आराम से यहाँ पे फ्रॉम लिख देंगे. आपको पूरे का पूरा भी लिखना आना चाहिए. कंप्लीट द सर्च क्यूरी लैंग्वेज टू रिटर्न. बेटा देखो, जब भी कभी रिटर्न या रिटर्न की जगह पे डिस्प्ले, ठीक है, ये शो लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की क्यूरी. वो लेवल में खैर हमारे पास एक ही क्यूरी, तो मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सही है. रिटर्न द कैटेगरी नंबर, तो उसने देखो कैट नंबर लिखा हुआ है, एंड टाइटल, उसने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है. फॉर ऑल द कॉमेडी मूवीज, सारी जितनी भी कॉमेडी मूवीज है उसको, वेयर जॉनरा 1 इज इक्वल टू कॉमेडी. तो ये आपकी बन गई कंडीशन. तो बेटा कॉमेडी, यहाँ पे कॉमेडी आएगा कि उसने बोला हुआ है कि कॉमेडी मूवीज. फ्रॉम, जब भी कभी टेबल का नाम लिखते हैं, सिलेक्ट, एट्रीब्यूट के नेम्स होते हैं, कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, कैटेगरी नंबर, टाइटल को सिलेक्ट किया, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम आता है, टेबल का नाम उसमें लिखा हुआ है, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर के अंदर कंडीशन होती है, वेयर जॉनरा 1 इज इक्वल टू कॉमेडी. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा. सिलेक्ट फ्रॉम वेयर डेफिनेटली आपने दूसरा वाला पेपर खुद प्रैक्टिस करना है. ऑलराइट, डी पार्ट भी हो गया. सो आज का आखिरी क्वेश्चन. Stay with me. Put all your efforts. Stay strong. The variables x, y, and z are used to store data in a program. X stores a string, y stores a position in the string, and z stores a number of the characters in the string. Write the suitable statement to declare the variable x, y, and z. Pretty easy. बहुत ही आसान है. आप क्या करोगे? आप डिक्लेयर की स्टेटमेंट यूज करोगे. डिक्लेयर x string, declare y position in the string. फॉर एग्जाम्पल से 2 लिख दिया तो इंटीजर होगा. z shows the number of the characters in string. नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो डेटा टाइप क्या होगी, कौन बताएगा बेटा? नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ, तो क्या होगा? इंटीजर होगा. ठीक है सर, इंटीजर. राइट द सुटेबल स्टेटमेंट टू डिक्लेयर द वेरिएबल x, y and z. That's it. 3 lines of code, 3 marks. चलिए जी, यहाँ पे सब कुछ उसने समझाया हुआ, फिर हमें कह रहा है कि कुछ हमें करके दिखाओ. 6 नंबर का क्वेश्चन है. The function length x finds the length of a string x. The function substring x by z finds the substring of x starting at position y and z character along the first string. Write a suitable statement to store the string program, find the length, extract the word. जितना मुश्किल लग रहा है ना उतना ही आसान है. अब इसको करके देखते हैं. सबसे पहला वाला कह रहा है store the string programming is fun in x. क्या, बहुत ही आसान है. इसमें हम क्या लिखेंगे? x को असाइन कर देते हैं. तो बेटा प्रोग्रामिंग को फन बना लो. बहुत सारे बच्चों के लिए फन नहीं है, ये जान का आजाद है. क्या समझा? लेके फन, प्रोग्रामिंग इज फन. क्योंकि आने वाले जमाने में जिन लोगों के लिए प्रोग्रामिंग फन होगी वही फन करेंगे जिंदगी में. बाकी बेचारे देख रहे होंगे फन करने वालों को.
ओके, सो एक्स के अंदर हमने स्टोर कर दिया प्रोग्रामिंग इस वन को. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड आउटपुट इट. ओके, उसने बता दिया कि लेंथ फाउंड करने का तरीका ये है. तो बहुत आसान है, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देते हैं. हम लिखते हैं आउटपुट, इस लेंथ को यूज करता है, LENGGH, और ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स. अब देखो होगा क्या, लेंथ पता है क्या करेगा, उसने बताया वो लेंथ कैलकुलेट करेगा, एक्स के अंदर स्टोर जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उसको, और उसको आउटपुट कर देगा. मतलब वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में सारे कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा हूँ. स्पेस भी काउंट होगा, 12 13 14 15 16 17 and 18. It has 18 characters including the spaces. जब आउटपुट लेंथ x होगा ना, तो ये आउटपुट 18 कर देगा, यानी कि लेंथ को आउटपुट कर देगा. तदा अच्छा, लास्ट, एक्सट्रैक्ट द वर्ड fun from the string and output it. तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग का भी मकसद बताया हुआ है कि सब स्ट्रिंग के अंदर एक्स वाई जी लिखा हुआ है. एक्स स्ट्रिंग होगी, प्रोग्रामिंग इज फन एक्स के अंदर स्टोर होगा. वाई के अंदर आप क्या मेंशन करोगे, पोजीशन, किस पोजीशन से आपको कैरेक्टर्स को सेपरेट करना है, और जी बताएगा कितने कैरेक्टर्स लॉन्ग. तो हमें फन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्स में से फन 16 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, और 16 17 18 तीन वर्ड्स हमें चाहिए. 16 पोजीशन से तीन वर्ड चाहिए, 16 17 18. तो आप z के अंदर 3 स्टोर करोगे. इसको किस तरह से लिखोगे, मैं इसको यूज करना बता देता हूँ, बहुत आसान है. इसको भी आउटपुट करना है. ओके, हम डायरेक्टली कर लेते हैं, आउटपुट लिखते हैं, और यहां लिखते हैं सबस्ट्रिंग. जो ऊपर लिखा हुआ है इस बिल्डिंग फंक्शन का यूज करते हैं. एक्स के अंदर हमें पता है कि ये पूरी वैल्यू स्टोर है, ये वाली. ठीक है, ये बनाना नहीं है, समझाने के लिए मैंने बनाया, आपको पेपर के अंदर ही बना के नहीं दिखाना बॉक्स और एरोस. और 16 पोजीशन से आपको 3 कैरेक्टर्स रिटर्न करना है. तो ये सब स्ट्रिंग एक्स ये पूरा क्या रिटर्न कर देगा, ये पूरा रिटर्न कर देगा फन को. आपका फन रिटर्न हो जाएगा. इसका मतलब है कि आपको प्रोग्रामिंग आती होगी तो फन रिटर्न होगा भाई, वरना फन नहीं होगा. तो बेटा ये आपकी 3 लाइन ऑफ कोड्स हैं जो आपको लिखनी थी इसके अंदर. ओके, सो we are done with all the questions today. The only remaining chunk is the 15 marker. तो 15 marker इंशाल्लाह हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे. बेटा 2 का ए पार्ट मैं सॉल्व करवा चुका हूँ 15 मार्कर को छोड़ के. बाकी वो जो बबल सॉर्ट वाला क्वेश्चन था, यानी कि वो जो ट्रेस टेबल वाला क्वेश्चन था, वो भी हमारा बबल सॉर्ट की वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी है. बाकी तुम लोगों के पास जो मेरे रिकॉर्ड, मेरे रजिस्टर्ड बच्चे, तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास 13 की 13 वीडियोज अवेलेबल है. उसको देख लीजिएगा. उसको देख के आप उस बबल शॉट वाले, उस फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा. मैं क्लास को रैप अप कर रहा हूँ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलता है. अल्लाह हाफिज.